फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में अब हम लोग गवर्नमेंट बजट के बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। प्योर थ्योरेटिकल है, इंटरेस्टिंग भी है, समझ में आएगा आप लोगों को। मनी एंड बैंकिंग में दो चैप्टर्स आते हैं, एक मनी और दूसरा बैंकिंग। सबसे पहले मनी के बारे में पढ़ते हैं। मनी आने से पहले आप लोगों ने 10th में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी? बहुत सारी लिमिटेशंस थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि जो चीज़ हम लोगों को चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को गेहूं चाहिए, वीट चाहिए, और बदले में देने के लिए हमारे पास इस टाइम शूज़ हैं, ठीक है, तो आप सिचुएशन सोचो कि अब हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको वीट देना हो और शूज़ की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। इस तरीके को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये कोइंसिडेंस ही तो है और वो भी डबल चाहिए, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। जो हमें चाहिए वो सामने वाले को देना है और जो उसको चाहिए वो हमें देना है, ठीक है। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, तब कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की, जिसमें एक्सचेंज ऑफ गुड्स होया करता था, ठीक है। मीनिंग पढ़ना शुरू करते हैं बार्टर सिस्टम का। बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एन इकोनॉमी वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ बार्टर इकोनॉमी और सीसी इकोनॉमी। सी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। समझ में आ गया? तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीनिंग, ये सॉरी बार्टर सिस्टम का मीनिंग हो गया। आइए अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज के क्या क्या लिमिटेशंस थी? पहली लिमिटेशन हुआ करती थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। Barter system can work only when both buyer and seller are ready to exchange each other's good. For example, A can exchange goods with B only when when A has what B wants and B has what A wants. However, such double coincidence is very rare. तो जनरली लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है। अगर कब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ तब जाकर ही बार्टर एक्सचेंज पॉसिबल होगा, वरना पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आया? तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है बार्टर एक्सचेंज की। देखो यहाँ पर लिखा है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब ये नहीं कह रहा कि बार्टर सिस्टम में ये लैक करता है, ये तो ये कह रहा है कि जनरली ऐसा लैक करता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जनरली होना बड़ा मुश्किल है। हो जाएगा तो ठीक है, बार्टर एक्सचेंज या बार्टर की ट्रांजैक्शन कर ली जाएगी, वरना ऐसा होना बड़ा रेयर है। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब आप कहीं पे भी जाते हो, अगर एक मिठाई की दुकान पर जाएं तो उसने एक रेट लिस्ट लगा रखी है कि ये चीज़ इतने की है, ये चीज़ इतने की है, दूसरी चीज़ इतने की है, सबका एक रेट डिफाइंड है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तो किसी चीज़ का कोई रेट डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। अगर आपने जो चीज़ शेयर करी, जैसे अगर आपने 10 kg ऑफ वीट लिए 1 पेयर ऑफ शूज़ के बदले में, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बन गया वैल्यू का। हो सकता है दूसरी जगह पर 10 kg ऑफ वीट के लिए कोई सामने वाला 2 जोड़ी शूज़ मांगे, ठीक है, या फिर वो शूज़ मांगे ही ना, वो कहीं नहीं दूसरी चीज़ चाहिए, ठीक है। तो एक यूनिट नहीं बन पाया, एक मेजरमेंट का तरीका नहीं बन पाया कि किस तरीके से हम बार्टर एक्सचेंज करें। मतलब आपको जो भी आपकी प्रीशियस चीज़ देनी है और जो भी आपको चीज़ चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि इसके बदले में ये गुड्स अगर आप इतने किलो ले आओगे तो दूसरा गुड आपको इतने किलो मिल जाएगा। वो तो आप दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन हो गई, लेकिन अब बी को वही चीज़ वापस चाहिए हो और ए ना मिल रहा हो, अब सी के साथ वो यही ट्रांजेक्शन करना चाहे तो ज़रूरी थोड़ी ना सी भी मान जाएगा। लेकिन मनी के केस में देखो, मनी के केस में तो रेट लिस्ट लगा दी, तो सबको पता है 1 kg 70 रुपये का है। तो अगर 70 रुपये किलो है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अगर आपको खरीदना है तो भी 70 का मिलेगा, दूसरा खरीदेगा तो भी 70 का मिलेगा, कहीं और जाओगे तो भी वो इसी के आसपास का रेट मिलेगा लगभग। समझ में आ गया? तो ये दिक्कत हुआ करती थी बार्टर सिस्टम में, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू।
In the barter system, all commodities are not of equal value and there is no common measure of value of goods and services, in which exchange ratios can be expressed. For example, if A has wheat and B has rice, then it is difficult to decide how much wheat is needed to exchange with 1 kg of rice. In the absence of common measure, the exchange ratio is fixed randomly, in which one of the party generally suffers. कुछ भी रेंडमली बना देंगे, नहीं इतने किलो का, जो इन दोनों में से जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, जो ज़्यादा मजबूर होगा, उसको खरीदना पड़ जाएगा. ठीक है. थर्ड दिक्कत थी लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. यहाँ तो ऐसा हो सकता है डेफर्ड पेमेंट की जा सकती है. डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है? अब तो इसके लिए स्पेशली बैंक खुल गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुल गए. अगर किसी को पैसा चाहिए तो आज लो, और एज पर बैंक का जो भी एग्रीमेंट हुआ, आपका 1 साल बाद दोगे, 2 साल बाद दोगे, उसके बाद आप रीपेमेंट कर सकते हो विद इंटरेस्ट. लेकिन गुड्स के केस में ऐसा नहीं है. गुड्स के केस में तो अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, अब आज के टाइम में अगर बार्टर सिस्टम हो तो कितनी दिक्कत वाली बात है. टेक्नोलॉजी, आपने किसी का इवन नहीं भी हो, जैसे पहले, अब तो ठीक है कि व्हीकल भी चेंज होते जा रहे हैं. पहले स्कूटर चलते थे, ठीक है, अब तो एक्टिवा वगैरह आ गई है. तो स्कूटर अगर चलते थे, किसी ने स्कूटर लिया कि मुझे आपके स्कूटर की ज़रूरत है, मैं अगले साल आपको यही ऐसा कैसा स्कूटर खरीद के दे दूंगा. क्या गारंटी है कि वो सेम स्कूटर अगले साल भी अवेलेबल होगा और वो भी उसी प्राइस के आसपास में अवेलेबल होगा? तो ऐसा पॉसिबल शायद ना हो. तो हम अगर गुड्स के केस में ऐसा करें कि अभी ले ले और दूसरे को वही गुड्स अवेलेबल करवा दे थोड़े दिन बाद, तो ज़रूरी नहीं है वो गुड्स उसी रेट पर मिले या उसी क्वालिटी के मिले जब हमें सामने वाले को देने हैं. ठीक है. तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट गुड्स के केस में तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी. अंडर बार्टर सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट्स और क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कैन नॉट टेक प्लेस विद ईज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. The borrower may not be able to arrange goods of exactly same quality at the time of repayment. There may be a conflict regarding which specific commodity is to be used for repayment. The commodity to be repaid may lose or gain its value at the time of repayment. आप देखो क्या क्या दिक्कतें आती है. पहली दिक्कत क्या? may not able to arrange goods of exactly same quality. सेम क्वालिटी के अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है. There may be conflict regarding the specific commodities to be used for repayment. ठीक है, स्पेसिफिक कमोडिटी कौन सी यूज़ की जाए, अब क्योंकि सेम क्वालिटी तो शायद अवेलेबल ना हो, अब वेराइटी चेंज हो सकती है. और कमोडिटी टू बी रीपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट. अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई बाजार में, जो गुड्स अब आप 1 साल बाद उसको देने आए हो. तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट अगर हो तो उस केस में तो बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा दिक्कत करता था. लास्ट है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. गुड्स को स्टोर करना बड़ा मुश्किल है. बहुत सारे फीचर्स होने चाहिए गुड्स में. इजीली पोर्टेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, उसको ज़्यादा स्पेस ना घेरनी पड़े, और पेरिशेबल नहीं होना चाहिए. पेरिशेबल मतलब जो 2-4 दिन के अंदर अंदर खराब हो जाएगा. ये सारी क्वालिटीज़ अगर गुड्स में होंगी तब तो ठीक है, वरना गुड्स को स्टोर करके आगे यूज़ के लिए रख लेना बड़ा मुश्किल है. और जनरली सारी क्वालिटीज़ तो गुड्स में नहीं मिलेगी कि वो छोटा भी हो, इजीली एक जगह से दूसरी जगह भी जा सके, पेरिशेबल भी ना हो. तो ऐसे ही गुड्स को तो स्टोर करा जा सकता है, वरना गुड्स को स्टोर करके फ्यूचर यूज़ के लिए रखना बड़ा मुश्किल है. लेकिन पैसे को तो लोग स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. तो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. अंडर बार्टर सिस्टम इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टोर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज बिकॉज most of the goods like wheat, rice, vegetables, etc. do not possess durability. That is, their quality deteriorates with the passage of time. Storage of goods require time and efforts. As a result, goods cannot be used to store the earning for a long period. With so many difficulties, barter exchange could not continue for a long time. ठीक है. इसकी वजह से लास्ट में क्या आया? मनी. और मनी ने ये चारों जो लिमिटेशंस थी उनको ख़त्म कर दिया. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कोई ज़रूरत नहीं है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की. पैसे दे दो, अपना जो आपको सामान चाहिए वो ले लो, सामने वाले को कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दे सकते हो. अगला क्या था? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. अब है कॉमन मेजर मिल गया, पैसों में कन्वर्ट कर दो हर चीज़ को.
कि इतने रुपए केजी है, इतने रुपए पर यूनिट है, उसके हिसाब से क्या होगा, सामने वाला प्राइस दे जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, इसको आप किसी से पैसे अगर हम उधारी पर लेते हैं तो उसको आगे चलकर विद इंटरेस्ट हम रीपे कर सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ी ना वो ये कहेगा वही वाले नोट चाहिए जो मैंने दिए थे। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी जो लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की, वही मेरिट्स बन गए मनी के। मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and a means of standard of deferred payment. The term money is used to cover all such things like coin, currency, notes, checks, etc., which are used to conduct business transactions and settlement of business claims. समझ में आ गया? तो ये मनी का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक बट आपके कोर्स में है तो करना पड़ेगा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना पैसा है, ठीक है, और वो पैसा कैसे डिफाइन किया जाता है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग मेजरमेंट है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। अच्छा, ये कौन सा कंसेप्ट हुआ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोगों ने नेशनल इनकम में स्टॉक कंसेप्ट और फ्लो कंसेप्ट पढ़े थे, याद होगा आपको। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कौन से होते हैं, फ्लो। स्टॉक कंसेप्ट कौन से थे, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पर भी क्या कह रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पूछा जा सकता है इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट और अ फ्लो कंसेप्ट, तो इट इज स्टॉक कंसेप्ट बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। Money supply refers to the total volume of money held by public at a particular point of time in an economy. Features of money supply क्या है, it includes money held by public only. The term public signifies the money using sector, that is individual and business firm. It does not include government and banking system as cash balances held by them do not come into actual circulation of the country. It is a stock concept, that is it is concerned with a particular point of time. डिस्कस करते हैं क्या क्या मेजर्स है, ये पूछा जा सकता है फॉर्मूले इनके। पहला M1, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। M1 का मीनिंग क्या है, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। लोगों के पास कितनी करेंसी है और कॉइन्स है। करेंसी मतलब जो नोट है और कॉइन है पब्लिक के पास, वो मनी सप्लाई की डेफिनेशन में आएंगे, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया था कि कितने की मनी सप्लाई है। तो गवर्नमेंट ने बताया था कि नोट के हिसाब से अगर नोटों को देखा जाए 500 और 1000 के, तो 20 लाख करोड़ के अराउंड की है, और उसी के आसपास वापस भी आ गए थे पैसे बैंकों में। तो इसीलिए लग रहा था, तो फिर ख़त्म कहाँ हुई ब्लैक मनी, क्योंकि वो तो वापस बैंक में आ गया था 20 लाख करोड़ रुपया। तो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, सारे नहीं, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, जिसको हम डिमांड कर सकते हैं। डिमांड कर सकते हैं मतलब जिसके अगेंस्ट हम चेक काट सकते हैं, वो वाले डिपॉजिट। देखो, हम बैंक में एफडी करवाते हैं, हम बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन हम चेक किसके अगेंस्ट काट सकते हैं, सबसे ज़्यादा तो करंट अकाउंट के अगेंस्ट। करंट अकाउंट में हम लोग जितने मर्जी चेक काट सकते हैं। करंट अकाउंट बिजनेस का अकाउंट माना जाता है, उसमें आप जितने मर्जी चेक काट लो, पूरे दिन में 10 चेक 100 चेक कितने भी काट सकते हो, उसमें से ट्रांजेक्शन कितने। सेविंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है कि महीने में इतनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एफडी में तो ट्रांजेक्शन ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो डिपॉजिट जिसके अगेंस्ट चेक कटा जा सकता है, एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। लेकिन इनके मीनिंग पढ़ते हैं क्या क्या है। सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक का मीनिंग क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। इट इंक्लूड्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 10, 5 to 1 एंड पेपर नोट्स एंड डिनोमिनेशन लाइक 2000, 500, 100 एक्सेट्रा। पता है आप लोगों को ये।
करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज फिएट मनी, ये इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी भी कहा जाता है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, डिफाइन फिएट मनी। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी which is under the fiat or order from the government to act as a money that is under law, it must be accepted for all debts। कोई भी रीपेमेंट करनी हो तो सामने वाला डिनाई नहीं कर सकता कि ये क्यों लेके आ गए। जब तक गवर्नमेंट ने उस नोट को चला रखा है तो किसी का लीगल राइट नहीं बनता उन नोटों को मना करने का। ठीक है, ये होती है फिएट मनी। एक इसके अगेंस्ट होती है फ्यूडिशरी मनी, ये फिएट मनी है। दूसरी होती है फ्यूडिशरी मनी। फ्यूडिशरी मनी क्या होती है? जो लीगली नहीं होती, लेकिन मतलब कोई कंपल्जन नहीं होती, लेकिन वो भी मनी के रूप में चलती है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, ये सब भी आजकल पेमेंट के तरीके नए नए आते जा रहे हैं, तो ये फ्यूडिशरी मनी में आता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी as it can be legally used to make payment of debts and other obligations। डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक का मीनिंग क्या था? इट रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स which can be encashed by using currency held as it is readily accepted as a means of payment। Other deposits with RBI, it includes deposits held by RBI on behalf of foreign banks and government, public financial institutions, World Bank, IMF, etc. It does not include deposits of Indian government and commercial bank with RBI। RBI के पास जो इंडियन गवर्नमेंट के और कमर्शियल बैंक के पैसे हैं वो अदर डिपॉजिट में नहीं आएगा। पूछा जा सकता है पेपर में M1, M2, M3, M4 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले बस आप याद कर लेना। M1, M2 का मतलब क्या है? M1 में बस आप सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग डिपॉजिट है वो और ऐड कर दो। M3 का मतलब क्या है? M1, M2 नहीं है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों आ गए, तो इसका मतलब टोटल डिपॉजिट आ गए। FD वगैरह टाइम डिपॉजिट ही तो था, जो एक टाइम के बाद हम लोग मांग सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट तो था नहीं वो, तो सारे डिपॉजिट मिला दिए तो वो M3 आ गया। M4 मतलब M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, ये सब प्लस करके हमारा M4 आ जाएगा। ये सब मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के। ठीक है, ये हम लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया मनी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंकिंग शुरू करेंगे।